नमस्कार। आज हम अरविंद घोष जी के बारे में देखेंगे। इनके शैक्षिक दर्शन या शैक्षिक विचार को देखेंगे। शिक्षा के संबंध में इन्होंने क्या विचार दिया है, शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए और पाठ्यक्रम में किन विषय को शामिल किया जाना चाहिए जिससे बालक के अधिक से अधिक व्यक्तित्व का विकास हो, इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी जीवनी को देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुआ था। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता के घोष परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम डॉक्टर कृष्णन घोष था, जो कि मेडिकल अफसर थे, और इन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही अंग्रेज परिवार की देखरेख में इंग्लैंड पढ़ने के लिए इनको भेज दिया गया। एक अंग्रेज परिवार के देखरेख में इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। वे वहाँ 21 वर्ष की अवस्था तक वहाँ पर पढ़ाई के लिए रहे। वहाँ उन्होंने यूनानी तथा लैटिन साहित्य का अध्ययन किया। इसके बाद 1893 में वो भारत वापस आ जाते हैं। वहाँ पर एजुकेशन लेके उसके बाद इंग्लैंड में वहाँ पर जाकर एजुकेशन लेते हैं और उसके बाद ये भारत वापस आ जाते हैं। सन 1905 से 1910 तक बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन में उन्होंने निरंतर सक्रिय भाग लिए। यानी कि बंगाल विभाजन जो होता है उसमें जो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक नेता के रूप में सामने उभर कर आते हैं। इसके बाद इनको जेल में डाल दिया जाता है, अलीपुर जेल में। तो अलीपुर जेल के एकांत निवास में इन्हें अलौकिक दर्शन का ज्ञान होता है और इस अलौकिक शक्ति की खोज में वो पांडिचेरी चले जाते हैं और वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना करते हैं जो कि अरविंद आश्रम के नाम से जाना जाता है और वहीं पर अपना सारा जीवन योग साधना में लगा देते हैं। इस प्रकार इनकी मृत्यु जो है 5 दिसंबर 1950 को हो जाता है। कुछ रचनाएं भी देखेंगे इनके द्वारा रचित रचनाएं जो हैं द लाइफ डिवाइन, द मिस्ट्री ऑफ गीता, ह्यूमन साइकिल, ये सारा देख लीजिएगा, और सावित्री। उसके बाद हम जीवन दर्शन को देखेंगे, अरविंद घोष का जीवन दर्शन। इनका जीवन दर्शन जो है विकास प्रक्रिया पर आधारित था। इनका मानना था कि जो व्यक्ति हैं, संसार में जितने व्यक्ति हैं वो विकासशील होते हैं, यानी कि उनमें विकास हमेशा होते रहता है, विकास देखने को हमेशा मिलता है और ये जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। हर समय व्यक्ति जो भी हैं, यानी कि यहाँ पर इनका मानना था, व्यक्ति के बारे में इन्होंने बताया है कि व्यक्ति जो है विकासशील होते हैं और जो विकास की प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। अब शिक्षा दर्शन को देखेंगे। इनका शिक्षा दर्शन जो था वो ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक साधना एवं योग पर आधारित था। यानी कि एक बालक जब शिक्षा लेता है तो इन सारे चीज़ों को उसे पालन करना जरूरी है। वे अंतःकरण की शिक्षा का मुख्य अंग मानते थे, यानी कि बालक में एक आंतरिक शक्ति का विकास होना जरूरी है। अंतःकरण को उन्होंने 4 स्तर बताया है, जैसे कि चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान। तो पहला नंबर देखेंगे चित्त। इन्होंने बताया कि चित्त पर अन्य 3 स्तर आधारित होते हैं, यानी कि मानस, बुद्धि और ज्ञान। चित्त में जो है मानव जीवन के पूर्व संचित संस्कार, यानी कि जो पहले से व्यक्ति ने जो संस्कार सीखा है और जो वर्तमान अनुभव, यानी कि वर्तमान समय में जो अनुभव कर रहा है वो सारे चीज़ एकत्रित रहते हैं चित्त में। पहले से सीखा हुआ संस्कार और जो अभी अनुभव कर रहा है व्यक्ति, वो सारे चीज़ एकत्रित रहते हैं। इसे प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये अपने उद्देश्य की पूर्ति अपने आप करते रहते हैं। इसके लिए कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। चित्त के बारे में इन्होंने बताया है।
मानस के संदर्भ में इन्होंने कहा है, इस स्तर का कार्य ज्ञानेंद्रिय से प्राप्त सूचना को ग्रहण करना तथा उसे विचार एवं भाव में बदल देना है। इसको छठी इंद्रिय भी कहते हैं। जो ज्ञानेंद्रिय से सूचना प्राप्त करते हैं मानव, उसको विचार और भाव में बदल देना ही मानस कहलाता है। इनके अनुसार इन्होंने बताया है। बुद्धि के बारे में क्या कहा है इन्होंने, यह स्तर विचार का वास्तविक साधन है और ज्ञान को सुव्यवस्थित करता है। बुद्धि जो है ज्ञान को सुव्यवस्थित करता है, संगठित करता है, और शिक्षा की दृष्टि से यह स्तर अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे प्रशिक्षित करना आवश्यक है। यानी कि व्यक्ति को जितना प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बुद्धि के विकास में अधिक वृद्धि देखने को मिलेगा। ज्ञान के बारे में इन्होंने क्या कहा है, ज्ञान वह शक्ति है जिसे हम अंतर्दृष्टि या अतिमानस कहते हैं। इसका विकास धीरे धीरे होता है। ज्ञान के बारे में इन्होंने बताया है कि जो ज्ञान का विकास होता है, व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है और उसमें ज्ञान की वृद्धि हम देखते हैं। कोई भी चीज़ को व्यक्ति क्या करता है कि धीरे धीरे सीखता है, तुरंत नहीं सीखता है, उसमें काफ़ी देर देखने को मिलता है। इस शक्ति को विकसित करने के लिए बालक को उसकी रुचि के अनुकूल स्वाभाविक ढंग से बढ़ने का अवसर देना चाहिए। किसी भी चीज़ को व्यक्ति या बालक तभी सीखता है, वो सीखने की कोशिश करता है जो विषय उसके लिए रुचिपूर्ण हो। इस प्रकार अरविंद घोष जी एक आदर्शवादी दार्शनिक थे। इन्होंने अपने दर्शन में भारतीय योग दर्शन, वेद, उपनिषद एवं शक्ति तथा गीता दर्शन का समन्वय करके अपने दार्शनिक चिंतन को नए रूप में प्रकट किया है। अब देखेंगे शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या है अरविंद जी के अनुसार। तो पहला नंबर देखेंगे कि शिक्षा का माध्यम इन्होंने मातृभाषा को माना है। यानी कि बालक को जो शिक्षा दिया जाए वो मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, ताकि बालक उसे सरलतापूर्वक सीख सके और समझ सके। शिक्षा जो होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि बालक को केंद्र में रखकर मुख्य बिंदु मानकर बालक को शिक्षा दिया जाना चाहिए। शिक्षा का आधार जो है ब्रह्मचर्य होना चाहिए, यानी कि बालक जो शिक्षा ले रहा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। शिक्षा बालक के परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। इन्होंने धर्म को भी स्थान दिया है। शिक्षा के माध्यम से इन्होंने बताया है कि बालक का सामाजिक और मानसिक चारित्रिक विकास होना जरूरी है। शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि बालक के इन सारे चीज़ों का विकास हो बालक में। शिक्षा द्वारा बालक के नैतिक विकास भी होना जरूरी माना है इन्होंने। शिक्षा के द्वारा चेतना का विकास भी होना चाहिए, और शिक्षा को बालक का मित्र एवं, यानी कि यहाँ पर शिक्षक को यहाँ पर शिक्षक हो जाएगा, शिक्षक को बालक का मित्र और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। अब देखेंगे शिक्षा का अर्थ के बारे में इन्होंने क्या बताया है। अरविंद घोष जी जो थे वो भारत की प्रचलित शिक्षा के विरोधी थे। वे कहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भारतीय शिक्षा की रूपरेखा में परिवर्तन करना जरूरी है, परंतु वह अब भी बालकों के मस्तिष्क, आत्मा तथा चरित्र एवं राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार नहीं है। यानी कि वो शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते थे। जो पहले से शिक्षा चली आ रही थी उसका वो विरोध कर रहे थे और स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते थे। अरविंद ऐसे शिक्षण पद्धति के पक्ष में थे जो बालक के एक अच्छे नागरिक, मतलब कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो कि बालक को एक अच्छा नागरिक बनाए, आदर्श नागरिक बनाए तथा आधुनिक युग की आवश्यकता को पूरा कराने में भी समर्थ हो। शिक्षा ऐसा होना चाहिए उनके अनुसार कि जो आवश्यकताएं हैं आधुनिक समय में, वर्तमान में जो चीज़ें बदल रही है उसी के अनुसार शिक्षा होना चाहिए।
इन्होंने शिक्षा को एक व्यापक रूप माना है और शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, व्यक्ति कभी भी उसे सीख सकता है। इसके लिए कोई आयु उम्र सीमा नहीं है, व्यक्ति जब चाहे सीख सकता है। और जो मानव शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि जो मानव मस्तिष्क एवं आत्मा का निर्माण करे, यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो बालक के शारीरिक विकास में सहायक हो, अर्थात यानी कि शरीर का पूर्ण एवं शुद्ध विकास करे। शिक्षा ऐसा होना चाहिए। दूसरा नंबर इन्होंने बताया है शिक्षा ज्ञानेंद्रिय के विकास में, ज्ञानेंद्रियां जो है उसके विकास में सहायक हो। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक की दृष्टि, यानी कि ये सारी चीज ज्ञानेंद्रिय में आते हैं, दृष्टि, श्रवण, घ्राण, स्पर्श तथा स्वाद आदि सभी ज्ञानेंद्रिय का पूर्ण विकास करे। शिक्षा यानी ऐसा होना चाहिए जो बालक के ज्ञानेंद्रियों के विकास में सहायक हो। मानसिक विकास में भी शिक्षा का उद्देश्य जो है उसके अंतर्गत तीसरा नंबर है जो कि बालक के मानसिक विकास में भी सहायक हो। इनके अनुसार शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना है, यानी कि मानसिक विकास का मतलब यहाँ पर होता है चिंतन, तर्क, कल्पना, निर्णय आदि लेने में बालक को सहायक हो। शिक्षा जो है बालक को मतलब सहायक रूप से पथ प्रदर्शक हो। चौथा नंबर है नैतिकता का विकास, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य बालक में नैतिक विकास करना है, यानी कि बालक अच्छे चारित्रिक, आदर्शवादी आदि गुणों से संबंधित संस्कारों को सीखे। अंतःकरण के विकास में भी सहायक होना चाहिए। बालक के आंतरिक विकास में भी शिक्षा क्या है? सहायक होना चाहिए। अगला नंबर इन्होंने कहा है आध्यात्मिक विकास में सहायक होना चाहिए। शिक्षा जो है वो बालक यानी कि बालक के आध्यात्मिक विकास में सहायक हो। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ दैवीय अंश होते हैं, ईश्वरीय अंश होता है, और शिक्षा के द्वारा इस ईश्वरीय अंश को खोज द्वारा विकसित करके उसे आध्यात्मिक पूर्णता की ओर अग्रसर किया जा सकता है, यानी कि बालक को अग्रसर किया जा सकता है। विशेष क्षमताओं के विकास में सहायक, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ क्षमताएं होती हैं, इसमें शिक्षा महत्वपूर्ण रूप से सहायक होती है। अब इन्होंने शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए इन सारी चीजों को बताया है। इससे पहले पाठ्यक्रम को देखने से पहले हम देखेंगे कि इन्होंने सुझाव क्या दिया है। तो पहला नंबर इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम जो है वो रोचक होना चाहिए, यानी कि बालक को पढ़ने में रुचि है। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे बालक के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों गुणों का विकास हो। पाठ्यक्रम में वे सभी विषय सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनमें जीवन की क्रियाशीलता के गुण मौजूद हो, जो कि जीवन से जुड़ा हुआ हो। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके द्वारा विश्व ज्ञान में बालक की रुचि उत्पन्न हो सके। तो ये सारे सुझाव थे। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम के विषय। प्राथमिक स्तर पे इन्होंने मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, समान विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित और चित्रकला विषय को शामिल किया है। माध्यमिक स्तर में हम देखेंगे कि इन्होंने मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, सामाजिक अध्ययन, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय को यहाँ पर शामिल किया है। जबकि विश्वविद्यालय स्तर पे देखेंगे कि यहाँ पर दर्शन को शामिल किया है इन्होंने, पाश्चात्य और भारतीय दर्शन को, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सभ्यता का इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, विज्ञान का इतिहास,
फ्रेंच साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जीव विज्ञान और विश्वकीकरण विषय को यहाँ पर शामिल किया है। और व्यावसायिक शिक्षा में इन्होंने चित्रकारी, सिलाई, शिल्प संबंधी कुटीर उद्योग, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, अभिनय, नृत्य, संगीत आदि को यहाँ पर शामिल किया है। तो ये पाठ्यक्रम हमने देखा। अब हम देखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में इन्होंने बताया है कि एक शिक्षक को बालक के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, जिससे उसका स्वाभाविक रूप से विकास हो। बालक को स्वतंत्र वातावरण देना चाहिए, जिससे वो अच्छे तरीके से किसी भी चीज को सीख सके। उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होना चाहिए। घोष जी का मानना था कि प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, जिसे प्रकृति के अनुसार विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए बालक को स्वतंत्र वातावरण देना जरूरी है। पढ़ने तथा सीखने के कार्य में सहयोग होना चाहिए, दोनों में सहयोग होना चाहिए, जिसमें बालक पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखे भी। शिक्षक को बालक की रुचि का अध्ययन करना चाहिए और उसी के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। रटने की प्रक्रिया पर बल नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसा शिक्षा देना चाहिए ताकि बालक उसको समझ सके। बालक को क्रिया द्वारा सीखने के अवसर देना चाहिए, यानी कि खुद करके बालक सीखे। अब देखेंगे बालक का स्थान। अरविंद जी का मानना था कि प्रत्येक बालक में कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं, जो कि ईश्वरीय अंश के रूप में इन्होंने माना है। इस ईश्वरीय देन को पूर्ण रूपेण विकसित करना ही सच्ची शिक्षा है। उनका मानना था कि बालक के विकास को कुंठित करना उसके साथ घोर अन्याय करना है। इसलिए बालक के गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास करना चाहिए और ताकि बालक के अच्छे तरीके से व्यक्तित्व का विकास हो। यानी कि प्रत्येक बालक में कुछ ना कुछ क्षमताएं होती है, जो कि ईश्वरीय देन होता है, और इस क्षमता को रोकना घोर अन्याय है। बल्कि उसके क्षमताओं के विकास में एक शिक्षक को हमेशा सहायता करना चाहिए, ताकि बालक के अच्छे तरीके से व्यक्तित्व का विकास हो। अब देखेंगे शिक्षक का स्थान। यहाँ पर अरविंद जी ने शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक, यानी कि बालक को रास्ता दिखाने वाला माना है। सहायक तथा पथ प्रदर्शक, उसका कार्य बालक को सुझाव देना है, यानी कि शिक्षक का कार्य बालक को सुझाव देना है। शिक्षक बालक को सीखने की प्रक्रिया में सहायता तथा प्रेरणा देकर यह बताता है कि वह अपने ज्ञान के साधनों को किस प्रकार समृद्ध बना सकता है, यानी कि बालक किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। शिक्षक छात्रों को यह बताता है कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है। शिक्षक को बालक की रुचि के अनुसार ज्ञान देना चाहिए, ताकि यहाँ पर अरविंद जी शिक्षक को दूसरा स्थान देते हैं, जबकि बालक को प्रथम स्थान देते हैं। विद्यालय के बारे में इन्होंने क्या कहा है? प्रत्येक विद्यालय का उद्देश्य बच्चे के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विकास करना होना चाहिए। भौतिक विकास के लिए इन्होंने बताया है कि विद्यालय द्वारा संसार की सभी श्रेष्ठ भाषा, सभ्यता तथा संस्कृति, गणित और विज्ञान आदि की शिक्षा दी जानी चाहिए। यहाँ पर भौतिक विकास के अंतर्गत इन्होंने भाषाओं को शामिल किया है, जबकि आध्यात्मिक विकास के लिए इन्होंने बताया है कि विद्यालय बच्चों को श्रम करने, मानव सेवा करने और कर्तव्य पालन करने की शिक्षा दें। भौतिक के अंतर्गत भाषा को शामिल किया है, आध्यात्मिक के अंतर्गत यहाँ पर मानव सेवा और कर्तव्य पालन को बताया है। आगे देखेंगे अनुशासन के बारे में। इन्होंने कहा है कि अध्यापक को, एक टीचर को बालक के सामने आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बालक क्या करते हैं कि टीचर के द्वारा जो भी बताया जाता है
टीचर का जैसा आचरण रहता है बालक उस आचरण का अनुकरण करते हैं, सीखते हैं। जिसका अनुकरण कर बालक पहले तो आदर्श आचरण की ओर अग्रसर हो और फिर वैसे ही अनुशासित जीवन व्यतीत करना अपना कर्तव्य समझेगा। यानी कि टीचर को इन्होंने बताया है कि अध्यापक को बालक के सामने आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए, और बालक भी क्या करेगा, उसका अनुकरण करेगा और अपने को भी एक आदर्शवादी व्यक्तित्व के रूप में निखारेगा। मूल्यांकन में देखेंगे, यहाँ पर अरविंद घोष जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। यानी कि एक शिक्षक को बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा देनी चाहिए तथा अध्यापक को एक पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला माना है। और शिक्षा में इन्होंने मातृभाषा को पूर्ण स्थान दिया है और साथ ही भौतिकवादी दृष्टिकोण की इन्होंने आलोचना भी की है। तो यहाँ पर हम देखें अरविंद घोष जी के बारे में, उनकी जीवनी को देखा हमने और उसके बाद शैक्षिक दर्शन यानी शैक्षिक विचार को हमने यहाँ पर नोट्स के रूप में देखा। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।